Welcome to Science Seekers by SV. In this video, we shall talk about fluid mosaic model of cell membrane. Welcome. यूक्रियोटिक सेल्स, पहले देखते हैं यूक्रियोटिक का मीनिंग क्या होता है। तो यू मीन्स जिसके पास कुछ वेल डिफाइंड हो या फिर ट्रू हो, उसके लिए यू होता है। एंड क्रियोटिक मीन्स न्यूक्लियस। तो यूक्रियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके पास एक वेल डिफाइंड या फिर हम बोलें ट्रू न्यूक्लियस होता है। अब हम देखते हैं कि यूक्रियोटिक सेल्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। प्रोटिस्ट, प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई, ये जो चार ऑर्गेनिजम्स हैं, इन किंगडम के अंडर जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे वो सभी यूक्रियोटिक सेल्स के अंडर ही इंक्लूड होंगे। एंड प्लांट्स को हम मेटाफाइटा भी बोलते हैं एंड एनिमल्स को हम मेटाजोआ बोलते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो यूक्रियोटिक सेल्स है इसके पास क्या होगा, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस होगा। क्रियोटिक वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होगा और हमेशा टू एनवेल्प सिस्टम होगा इस यूक्रियोटिक सेल के पास, और उसकी ऑर्गेनाइजेशन भी वैसे ही पूरी मेंटेन्ड रहेगी। जो साइज होता है यूक्रियोटिक सेल्स का, दैट इज़ 5 to 500 माइक्रोमीटर्स। तो 5 to 500 माइक्रोमीटर जो है वो साइज़ रहेगा। अब हम करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं कि इन यूक्रियोटिक सेल्स में क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूक्रियोटिक सेल्स में कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी या फिर साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। लोकोमोशन के लिए या फिर साइटोस्केलेटन एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए उस सेल को ये दो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। देन नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन होती है साइटोप्लाज्म की। मतलब कि हमने बोला ना कि टू इनवेल्प सिस्टम है, तो ऑर्गेनेल्स जो हैं ऐसे इनवेल्प्स में अरेंज होंगी और ये कंपार्टमेंट्स अपने अपने खुद के कंपार्टमेंट्स बना लेंगी, यही सेल ऑर्गेनल्स। और सेल ऑर्गेनल्स भी नो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती हैं। आगे लिखा हुआ है यहाँ लाइन में, देयर इज एन एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। देन थर्ड थिंग जो है, एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स रहेगा इस यूक्रियोटिक सेल्स के लिए है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस में स्टोर्ड रहता है, और ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये क्रोमोसोम्स में ऑर्गेनाइज रहता है, इट इज़ मार्क्ड। तो ये जो करेक्टरिस्टिक फीचर्स तीन रहेंगे यूक्रियोटिक सेल्स में, जो कि प्रोक्रियोटिक सेल्स में हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिले। फॉर द रेफरेंस आप लास्ट वीडियो प्रोक्रियोटिक सेल्स की ज़रूर देखना, आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, आप अच्छी तरह से दोनों सेल्स में कंपैरिजन कर पाओगे। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी प्रोक्रियोटिक सेल्स वाली वीडियो का। अब हम देखते हैं कि चलो डिफरेंट तो है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी। नाउ वी विल सी कि यूक्रियोटिक सेल्स और प्रोक्रियोटिक सेल्स में कुछ सिमिलैरिटीज़ क्या होती हैं। बेसिकली ये सिमिलर रहेगा सिर्फ सेल एनवेल्प के मामले में। प्रोक्रियोटिक सेल्स का और यूक्रियोटिक सेल्स का जो सेल एनवेल्प होगा उसके मामले में ये सिमिलर रहेगा। लेकिन हम अगेन यूक्रियोटिक सेल्स ही डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें कंसिडर करेंगे। अगर हम सिर्फ एनिमल सेल्स को ही कंसिडर करते हैं तो हम देखेंगे कि जो सेल एनवेल्प है वो प्लाज्मा लिमा का बना होगा। प्लाज्मा लिमा, रिमेंबर एवरीवन, हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा लिमा बोलते हैं। प्रोक्रियोटिक सेल्स में हमने डिस्कस किया था ये। और यूक्रियोटिक सेल दूसरा जो आता है, प्लांट सेल्स हो गए, फंजाई के हो गए या प्रोटिस्ट्स हो गए, इनमें जो सेल एनवेल्प है ये दो चीज़ों का बना होगा, दैट इज़ प्लाज्मा लिमा एंड सेल वॉल। एनिमल सेल्स के पास सेल वॉल नहीं होती, ये हमने किया हुआ है, 9th क्लास में भी किया हुआ है। अगर आपने 9th क्लास के भी अपने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं तो उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसमें प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स के बारे में डिस्कस किया गया है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ 9th क्लास के चैप्टर में। एंड अब हम देखते हैं कि ये जो यूक्रियोटिक सेल्स हैं, जैसे कि अभी हमने एनिमल सेल भी पढ़ा हुआ है 9th में, प्लांट सेल भी पढ़ा हुआ है, तो ये एक दूसरे के साथ आइडेंटिकल नहीं होते, मिलते जुलते नहीं होते, कुछ चेंजेस होते हैं, वो देखेंगे। तो यहाँ पे प्लांट सेल एंड एनिमल सेल दोनों का डायग्राम है जो कि आपकी बुक में भी मेंशन है, तो इससे आपको क्लैरिटी होगी समझने में।
अभी हमने लास्ट में किया था कि जो सेल इन्वेल्प है वो एनिमल सेल्स में सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बना होता है, लेकिन जो प्लांट सेल्स है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज वेल एज सेल वॉल का बना होता है। ये मार्क कर रही हूँ, आप देखोगे साथ साथ में, तो इन दोनों का बना होता है। फर्दर जो इसमें डिफरेंस आएगा वो ये रहेगा कि जो प्लांट सेल है, आप देखोगे प्लांट सेल में ये एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, जो कि एनिमल सेल्स में ऐसा कुछ भी नहीं है देखने को। तो प्लांट सेल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर क्या रहता है, ये हमने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा हुआ है, सेल वॉल एंड दिस लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये एक करेक्टरिस्टिक फीचर रहेगा। प्लास्टिड्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिस प्लास्टिड दैट इज क्लोरोप्लास्ट हो गया ना, हेयर इट इज मेंशन, तो प्लास्टिड्स होंगे, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, सेल वॉल होगी, जो कि प्लांट सेल्स का करेक्टरिस्टिक फीचर रहता है। इस सेंट्रल वैक्यूल की वजह से क्या होगा कि ये जो बाकी की सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहती हैं पूरे प्लांट सेल में, ये पेरीफ्री की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये प्लांट सेल की बात थी, लेकिन एनिमल सेल में देख लेते हैं कि क्या वेरिएशन रहेगी। एनिमल सेल्स के पास ना तो ये लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, आपको दिख रहा है यहाँ पे कोई भी वैक्यूल नहीं है, स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, ना इसके पास सेल वॉल होती है, ना सेंट्रल वैक्यूल होता है, ना प्लास्टिड्स होते हैं। तो इसके पास अपना क्या एक करेक्टरिस्टिक फीचर है, रिमेंबर एवरीवन, 9th क्लास अगेन, सेंट्रियोल्स रहेंगे एनिमल सेल के पास, और प्लांट सेल में आप देखो कोई भी सेंट्रियोल आपको नहीं मिलेगा। तो ये डिफरेंस रहता है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो यूक्रियोटिक सेल्स है, दोनों यूक्रियोटिक सेल्स हैं, ये एक दूसरे के साथ स्ट्रक्चर में सिमिलर नहीं है, आइडेंटिकल नहीं। अब हम देखेंगे कि ये जो यूक्रियोटिक सेल्स होते हैं इनका फर्दर स्ट्रक्चर कैसा होता है, और जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट्स है वो मिलकर कैसे फंक्शन करते हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट इज़ द सेल मेम्ब्रेन। सेकंड जो आएगा वो सेल वॉल होगा, जो कि सिर्फ एनिमल सेल्स में नहीं होगा, बाकी प्लांट सेल्स, फंजाई एंड प्रोटिस्ट्स में होगा। देन थर्ड इज़ दी सेल ऑर्गेनल्स, जिसमें कि सभी सेल ऑर्गेनल्स आ जाएंगी, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट्स रहेंगे, एंड इन तीनों में से सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन या बायो मेम्ब्रेन्स भी कह देते हैं। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये नियर अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम थिक रहेगा। ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम 3 लेयर्ड होता है, और इस 3 लेयर्स के होने की वजह से इसको हम ट्राई लैमिनर बोलते हैं। नेक्स्ट इसके करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ, आप इसकी डेफिनेशन में ही इंक्लूड कर सकते हो। 3 लेयर्ड होगा, थिन होगा, क्वासी फ्लूइड होगा। क्वासी फ्लूइड दैट इज जेली लाइक होगा सेल मेम्ब्रेन का नेचर। देन फिल्म लाइक स्ट्रक्चर होगा, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर जो ऑर्गेनल्स हुई, जैसे प्रोटोप्लास्ट है उसके अराउंड होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल से बाहर, और इंट्रा सेलुलर सेल के अंदर, इनसाइड द साइटोप्लाज्म जो ऑर्गेनल्स होंगी उनके अराउंड ये सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। अब सेल साइटोप्लाज्म में कैसे, ईआर हो गया, थाइलाकॉइड्स हो गए क्लोरोप्लास्ट में, टोनोप्लास्ट हो गया वैक्यूल्स का, या न्यूक्लियर एनवेल्प हो गए, उनके अराउंड सेल मेम्ब्रेन होता है ना, सेल इनवेल्प्स बने होते हैं, सेल इनवेल्प्स सेल मेम्ब्रेन, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। तो ये बने होते हैं, तो ये हो गए इंट्रासेलुलर। अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो हम बोलते हैं कि जब मेम्ब्रेन सेल के अंदर वाले रीजन में होगा तो उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोल देते हैं। अब कंफ्यूज मत होना आप, साइटोप्लाज्म में अगर होगा सेल मेम्ब्रेन दैट इज इंट्रासेलुलर होगा तो वो ऑर्गेनेल्स के अराउंड होगा, लेकिन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के अंदर वाली साइड पे होगा, इन साइड पे होगा। डिफरेंस है दोनों में। सेल की जो आउटलाइन होती है उसके अराउंड, सपोज करो दिस इज अ सेल और यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स पड़े, ये अब ये छोटे छोटे जो सेल ऑर्गेनल्स मैंने बनाए इनके अराउंड भी सेल इन्वेल्प होगा, ठीक है, वो हो गया इंट्रासेलुलर। लेकिन ये जो मैंने बाहर वाली आउटलाइन बनाई इसके अराउंड जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये डिफरेंस रहेगा, ठीक है।
देन हम फर्दर कुछ सेल ऑर्गेनेल्स देखेंगे, जैसे कि न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड्स हो गए। इनमें डबल मेम्ब्रेन कवरिंग्स होती हैं। इसको डिटेल में हम जब वो सेल ऑर्गेनेल्स करेंगे तब डिस्कस करेंगे। तो फंक्शंस क्या होते हैं इन सेल मेम्ब्रेन के, व्हाट आर देयर फंक्शंस? प्लाज्मा लिमा जो है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, सेल के प्रोटोप्लास्ट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से डिफरेंट करता है। अभी सेल है, इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है, ये एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। तो ये जो प्लाज्मा लिमा होगा यहाँ पे, ये दोनों इन्वायरमेंट्स को सेपरेट आउट कर देगा। तो पहला फंक्शन ये हो गया। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या होगा? ये जो इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन होगा, ये सेल ऑर्गेनेल्स को अपनी साइटोसोल से डिफर कर देगा। दैट इज, ये सेल ऑर्गेनेल्स पड़ी हैं और ये बाहर जो है इस साइटोप्लाज्म है यहाँ पे। तो साइटोप्लाज्म को, दैट इज साइटोसोल को, सेल ऑर्गेनेल से सेपरेट आउट कर देगा। देन जो ये पर्टिकुलर सेल है उसकी ऑर्डरनेस को मेंटेन करके रखेगा। तो डिफरेंट मेटाबॉलिक पाथवेज या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होंगे विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, उसको कंट्रोल करेगा। तो ये सब कुछ इसके फंक्शंस होते हैं। डिटेल में हम एंड में भी करेंगे इसके फंक्शंस अंडर फ्लूइड म्यूजिक मॉडल। तो मेम्ब्रेन की ना कंपोजिशन को हम देख लेते हैं कि किस तरह से ये बना होता है। जनरली ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ये 3 तरह के कंपाउंड्स के साथ या केमिकल्स के साथ आप बोल लो बना होता है। तो फर्स्ट इज लिपिड्स यहाँ पे मेंशन है। तो लिपिड्स जो है ये 20 to 53% जो होता है सेल मेम्ब्रेन का, वो कवर अप कर लेते हैं। देन नेक्स्ट इज दी प्रोटीन्स जो होंगे ये 44 to 76% सेल मेम्ब्रेन का कवर कर लेते हैं। एंड देन इज द कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये 1 to 8%। सो लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स, एलपीसी, ये 3 चीज़ों का सेल मेम्ब्रेन बना होता है। एंड परसेंटेज में मैंने आपको बता दी। तो लिपिड्स से स्टार्ट करते हैं। तो लिपिड्स में क्या होगा? लिपिड्स जो कंपोनेंट है ये जनरली फॉस्फोलिपिड्स का बना होता है। दैट इज फॉस्फोरस एंड फैट्स का मिक्सचर बनाकर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको हम फॉस्फोलिपिड्स बोलते हैं। एंड इसके साथ ये बना होगा एंड ये बाय लेयर फॉर्म करता है। यहाँ पे लिखा है अरेंज इन द बाय लेयर। ये करेक्टरिस्टिक फीचर है एक पर्टिकुलर सेल मेम्ब्रेन का कि ये बाय लेयर, दैट इज 2 लेयर्स में ये प्रेजेंट होगा। देन जो ये फॉस्फोलिपिड्स हैं उनको हम एम्फीपैथिक बोलते हैं। एम्फीपैथिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास 2 पोलर एंड्स होते हैं। कैसे? अब देखो, एक उसके पास होगा हाइड्रोफिलिक पोलर हेड जो कि बाहर की तरफ होगा, टुवर्ड्स द आउटसाइड। और दूसरा उसके पास क्या होगा? हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल। तो हेड जो है वो पोलर रहेगा और जो टेल है वो नॉन पोलर रहेगी। टेल जो है वो इनर साइड पे होगी और एक्वस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड होगी। मतलब कि कोई भी एक्वस इन्वायरमेंट, जैसे वाटर की सराउंडिंग्स में ये सेल मेम्ब्रेन आता है, तो टेल उसके साथ उस इन्वायरमेंट से प्रोटेक्टेड रहेगी और ये अंदर वाली साइड पे होगी, दैट इज इनर साइड पे होगी, इनर रीजन में। और जो पोलर हेड है, हाइड्रोफिलिक पोलर हेड, वो आउटर साइड पे होगी। जो सेल यूक्रियोटिक सेल्स में ये लिपिड्स वाला मेम्ब्रेन होता है, इसमें जो स्टिरोल्स हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है एंड जो कि स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है इसको, इस सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोटीन्स के बारे में देखते हैं कौन कौन से किस तरह के प्रोटीन्स होते हैं। बेसिकली 6 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज ग्लोबुलर, स्ट्रक्चरल, चैनल प्रोटीन्स, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, ये कैसा बन गया, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, रिसेप्टर प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स। तो ये 6 तरह के होंगे। जो ये प्रोटीन्स हैं, अब इसका थोड़ा थोड़ा ना फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की बात करते हैं। ये मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। और ये 2 तरह का होता है, पेरिफेरल एंड इंटेग्रल प्रोटीन्स। चैनल प्रोटीन्स जो हैं वो किसी भी सब्सटेंस को सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस आने जाने के लिए चैनल बना कर देते हैं कि हाँ इस सड़क से निकल जाओ। सड़क क्या है? एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए एक चैनल है, तो उसके थ्रू आप निकल जाओ। देन कैरियर प्रोटीन्स, ये क्या करते हैं? किसी भी सब्सटेंस के मूवमेंट को अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलाउ करते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस के। तो मैं यहाँ पे ना एरो के बाहर
सर्कल बना दूंगी। सर्कल का मतलब ये कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस है, उसके अलाउ करेंगे। जैसे टोल प्लाजा हो गया, ठीक है, एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो टोल प्लाजा के थ्रू जो तो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं या टू व्हीलर्स हैं वो बिना अपनी टिकट कटा कर जाते हैं, और जो फोर व्हीलर्स हैं या प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसको देनी पड़ती है टोल। सिमिलरली कैरियर प्रोटीन्स। देन एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। एंजाइमेटिक प्रोटीन्स क्या होते हैं? एंजाइम्स का फंक्शन करते हैं। जितने भी एंजाइम्स चाहिए होंगे सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए, वो ये प्रोवाइड करेगा। रिसेप्टर प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये इंफॉर्मेशन, हार्मोन्स हो गए या न्यूरोट्रांसमीटर्स हो गए, उसने इस सेल मेम्ब्रेन को रेगुलेट करना है ना, तो ये हार्मोन्स वगैरह जो भी होंगे या न्यूरोट्रांसमीटर्स होंगे, उनको रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे प्रोटीन की फॉर्म में और उसको एक्सेप्ट करेंगे ताकि उसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन करता रहे सेल मेम्ब्रेन। थर्ड इज़ द कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं इनको हम देखेंगे, ये क्या है? ये ब्रांच्ड या अनब्रांच्ड ओलिगोसेकेराइड्स होते हैं जो कि सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। तो ओलिगोसेकेराइड्स क्या रहेंगे? जब 2 से लेकर 10 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं, सेकेराइड्स मतलब कि शुगर्स जो होती हैं उसको हम ओलिगोसेकेराइड्स बोलते हैं। अगर किसी शुगर में 2 से लेकर 10 तक कार्बन के एटम्स होंगे तो उसको हम ओलिगोसेकेराइड की कैटेगरी में डालते हैं। एंड ये ज़्यादातर जो है एक्सटर्नल सरफेस लिपिड्स एंड प्रोटीन्स के एक्सटर्नल सरफेस के साथ अटैच होकर ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, दीज कार्बोहाइड्रेट। तो यू विल सी दिस इज़ द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो देखने में कुछ इस तरह से दिखता है। ये आपका यूकैरियोटिक सेल है एंड इसको ही जूम इन करके यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है एंड इसको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोलते हैं। दिस मॉडल वॉज गिवन इन 1972 बाय द साइंटिस्ट सिंगर एंड निकोलसन। तो ये आप टर्म्स साइंटिस्ट के नेम ईयर्स याद रखोगे, इट्स क्वाइट इम्पॉर्टेंट। अब ये जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था इसके आने से पहले ना 2-3 मॉडल्स और आए थे, लेकिन वो अप टू द मार्क नहीं थे। जो प्रॉपरली फंक्शनिंग होती है एक सेल मेम्ब्रेन की उसको समझा नहीं पाए, तो इसकी वजह से ये ज़्यादा एक्सेप्टेड मॉडल माना गया। रीज़न देखते हैं क्यों? बिकॉज इट हैज़ रेंटिविटी एंड सिलेक्टिव परमेबिलिटी। जो भी लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस होते हैं, वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए या पोलर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, वो एंजाइम्स की एक्टिविटी की हेल्प से इस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस आराम से अंदर बाहर आ जा सकते हैं। तो ये सिलेक्टिव परमेबिलिटी होगी। और रेंटिविटी क्या होता है? इट इज़ कि नॉन लीकिंग नेचर हो गई, कि कहीं से भी ना लीकेज नहीं होगी इस सेल मेम्ब्रेन की, इतना ये टफ है ड्यू टू इट्स मेम्ब्रेन कंपोजिशन। लिपिड्स की, प्रोटीन्स की और कार्बोहाइड्रेट्स की कंपोजिशन इतनी अच्छी है इस सेल मेम्ब्रेन से कि कोई भी लीकेज नहीं होगी। फर्स्ट रीज़न ये हो गया। सेकंड क्या था कि ज़्यादा एक्सेप्ट इसलिए किया गया क्योंकि इसका जो नेचर था वो क्वासी फ्लूइड नेचर था, दैट इज़ जेल लाइक नेचर था इस मेम्ब्रेन का, जो कि प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स की लेटरल मूवमेंट दैट इज़ साइड वाइज मूवमेंट जो है उसको भी अलाउ करता है। एंड फर्दर ये टेम्परेचर के साथ भी अपनी नेचर को चेंज कर लेता है। थर्ड रीज़न जो इसका ये है मोस्ट एक्सेप्टेंस का, ये क्विकली रिपेयर कर लेता है खुद को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग फंक्शनिंग या फिर कोई भी वेयर एंड टेयर होता है। क्विकली ग्रो भी कर जाता है, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन भी मेम्ब्रेन की आराम से हो जाती है। तो इन रीजंस की वजह से मैंने आपको 3 रीजंस बता दी, जिसमें कुछ सब रीजंस भी है। जैसे फर्स्ट में 2 कवर हो गए एंड सेकंड में भी एक टेम्परेचर और क्वासी फ्लूइड नेचर, थर्ड में भी 3-4 पॉइंट कवर हो गए, रिपेयर, ग्रोथ, एक्सपेंशन, कंट्रैक्शन। तो 3 पॉइंट्स बनाए लेकिन उसमें कुछ सब पॉइंट्स हैं, तो आप ऐसे लिख सकते हो। फर्दर हम देखेंगे कि जो लिपिड है, ऐसे ही लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स को हम सीक्वेंस वाइज इस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखेंगे। तो सबसे पहले लिपिड्स को कंसिडर करते हैं। ये आपको रेड कलर के बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं,
सबसे पहले तो ये देखो, ये ऊपर जो है ये एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस है, मार्क किया गया है यहाँ पे। और ये जो नीचे वाला आपको सिंगल लेयर रेड कलर की ये सर्कुलर बॉल्स दिख रही हैं, दीज आर इंटरनल मेम्ब्रेन सरफेस। तो एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस आपको अच्छे से पता चल गया। अब ये जो सरफेस है इसके बॉल, ये जो रेड कलर की बॉल है इसके नीचे देखो येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, ये अभी हमने लिपिड बोला ना, फॉस्फोलिपिड, वो बोलेंगे। दीज आर फॉस्फोलिपिड्स ओवरऑल स्ट्रक्चर। तो इसको ना यहाँ पे जूम करके दिखाया गया, आप देखो यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड लिया गया और उसको बताया गया है। सबसे पहले ये जो रेड कलर का है इसको हम हाइड्रोफिलिक पोलर हेड बोलेंगे, जो कि आउटर रीजन में प्रेजेंट है। आप देखोगे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस है, एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस का जो आउटर रीजन है वहाँ पे क्या है, ये पोलर हाइड्रोफिलिक हेड है। एंड जो इनर सरफेस है इसे एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस का देखो, ये सिर्फ इतनी ऊपर वाली लाइन देखोगे आप, ये इतना पोर्शन देखोगे तो यहाँ पे देखो ये जो येलो कलर का है ये क्या है, हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर टेल है, जो कि इनर रीजन में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर हम ये देखें इनर मेम्ब्रेन सरफेस में, तो इनर मेम्ब्रेन का जो आउटर रीजन होगा वहाँ पे ये हेड प्रेजेंट है, एंड जो इनर रीजन रहेगा इनर मेम्ब्रेन सरफेस का वहाँ पे ये टेल प्रेजेंट है। तो डिफ्रेंसिएशन पता चल गई। अब ये जो है दो लेयर्स हैं ना, एक ऊपर वाली ये हो गई अभी मैंने मार्क किया, और ये जो नीचे वाली है ये हो गई एक्सटर्नल मेम्ब्रेन सरफेस और इनर मेम्ब्रेन सरफेस। इनकी अपनी अपनी सिंगल सिंगल लेयर हैं, दोनों मिलकर रहती हैं। तो इस वजह से, इसी रीजन की वजह से हम क्या बोलते हैं, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फर्दर मैंने आपको बताया था कि लिपिड लेयर के बीच में स्टिरोल्स, कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होंगे। ये जो लाइट ब्लू कलर के जो यहाँ पे सब्सटेंसेस दिखाए गए हैं, दीज आर कोलेस्ट्रॉल्स। तो ये लिपिड बाइलेयर के अंदर ही एज इट इज इर्रेगुलर डिस्टेंसेस पे प्रेजेंट रहेंगे। जो नेक्स्ट कंपोनेंट हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज प्रोटीन्स इन दिस फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। तो प्रोटीन्स जो हैं वो जनरली आप देखोगे ये फॉस्फोलिपिड की बायलेयर है, और यहाँ पे ब्लू कलर के जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं ये प्रोटीन्स के ही स्ट्रक्चर रहेंगे, एंड जो पर्पल कलर के हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स के रहेंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं, जैसे भी साइंटिस्ट ने अपने टाइम पे ऑब्जर्व किया था, दे हैज़ सिम्बलाइज दिस कि जो प्रोटीन्स हैं they are acting as the icebergs in the lipid sea. Proteins are the icebergs in the sea of lipid या lipids, ये one and the same thing। तो ये ऐसा एक कोटेशन सा बना हुआ है, you can write in your exams। तो प्रोटीन से स्टार्ट करते हैं। जो फर्दर प्रोटीन्स हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। फर्स्ट इज इंट्रिंसिक प्रोटीन्स या इंटेग्रल प्रोटीन्स, ये 70% ऑफ द प्रोटीन्स को कवर कर लेता है। एंड सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स या पेरिफेरल प्रोटीन्स, ये रिमेनिंग 30% को कवर कर लेता है। तो सबसे पहले हम इंटेग्रल प्रोटीन से स्टार्ट करेंगे। ये जनरली लिपिड की जो बाय लेयर है उसके अंदर वाली साइड पे ही प्रेजेंट होगा। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो ऊपर एक्सटर्नल सरफेस पे भी है, इनर सरफेस भी, तो अंदर वाली साइड पे कैसे हुआ, ये तो दोनों साइड से दिख रहा है, लिपिड के ऊपर वाली लेयर से भी दिख रहा है, नीचे वाली लेयर से भी दिख रहा है। लेकिन आप चीज़ देखोगे इंटरनल, वो ये लिपिड की बाय लेयर के कंटेक्स्ट में नहीं बोल रहा, ये ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन के कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि यहाँ पे एजेस पे नहीं होंगे, ये यहाँ पे इधर इतने पोर्शन में प्रेजेंट रहेंगे इन द इनर साइड ऑफ द लिपिड बायलेयर। कभी कभार ये थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन भी अक्रॉस हो जाते हैं, जैसे कि अभी देखो ये थिकनेस के अराउंड क्रॉस कर दिया गया है, लेकिन ये कभी कभी ये सरफेस प्रोटीन्स की तरह भी एक्ट करते हैं। तो डिफरेंट कंडीशंस रहती हैं। इनको हम ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन्स भी बोलते हैं। तो ये जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स या टनल प्रोटीन्स हैं ये इसी इंटेग्रल प्रोटीन्स का एक टाइप है, जो क्या करता है, वाटर हो गया, कुछ आयंस हो गए या अदर वाटर सॉल्युबल सॉल्यूट्स का पैसेज जो है इस लिपिड बायलेयर के थ्रू करवाता है ये ट्रांस मेम्ब्रेन या टनल प्रोटीन्स।
ये क्या करता है, ये कुछ चैनल्स बना देता है और कुछ स्पेसिफिक सब्सटेंसेस का ही अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर आ सके और सेल के बाहर जा सके। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि जो स्पेसिफिक एंजाइम्स का ही अलाउंस करता है फॉर एंट्री एंड एग्जिट, इसको बोलते हैं गेट मैकेनिज्म, GATE, गेट मैकेनिज्म। जैसे घर का गेट होता है ना, उसी उसमें से हम किसी अननोन को अंदर नहीं आने देते। सिमिलरली ये गेट मैकेनिज्म में भी वो स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही अलाउ करेगा इस चैनल के थ्रू, इस इंटेग्रल प्रोटीन के चैनल के थ्रू, कि वो सेल के अंदर आ सके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में से। फर्दर ये जो इंटेग्रल प्रोटीन्स हैं, ये क्या इनके पास ना हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होंगी फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल के साथ, और इसकी वजह से ये इजीली सेपरेट आउट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस प्रेजेंट है। सेकेंड नंबर पे हम जो प्रोटीन को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज पेरिफेरल प्रोटीन्स। ये सर्फेसिस पे ही होंगे, तो ये इनसाइड द लिपिड बायलेयर नहीं होंगे, इसके सर्फेसिस पे होंगे। जैसे ये हो गया दिस वन जो पेरिफेरल प्रोटीन मार्क ही किया गया है, देन सरफेस प्रोटीन हो गया, ये सारे एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स के अंडर आ जाएंगे। और यहाँ पे सॉरी प्रोटीन चैनल्स भी दिखाए गए हैं। अभी मैं बात कर रही थी इंटेग्रल प्रोटीन्स के अंदर, सॉरी आई हैवंट मेड यू सीन देयर ना। तो यहाँ पे प्रोटीन चैनल्स दिख रहे हैं आपको, क्लियर है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स पे वापस आते हैं, सरफेस प्रोटीन्स होंगे, ये दो यहाँ पे मार्क किए गए हैं। ये जो होते हैं ये सरफेस पे ही प्रेजेंट रहते हैं मैक्सिमम as compared to the inner side of the membrane. फर्दर ये जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं ये इंट्रिंसिक प्रोटीन्स के साथ भी अटैच रहेंगे, इनके साथ अटैच रहेंगे, और ये पोलर हेड्स के साथ, अभी आउटर सरफेस पे हैं तो पोलर हेड्स के साथ ही अपना इंटरेक्शन बनाएंगे। तो आउटर सरफेस के पोलर हेड्स की साथ ये वीक इंटरेक्शंस बना देंगे, इंस्टेड वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बना देंगे या आयनिक बॉन्ड्स बनाएंगे। और इसकी वजह से क्या होगा, ये वीक बॉन्ड्स हैं तो ये इजीली सेपरेट आउट हो जाते हैं इस फॉस्फोलिपिड बायलेयर से। डिफरेंस पता चला, इंट्रिंसिक नहीं करे सेपरेट आउट हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस बनाता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर के साथ, क्योंकि वो इनसाइड प्रेजेंट और थ्रू आउट द बायलेयर प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक है वो सिर्फ सरफेस पे होता है और उसकी इंटरेक्शंस भी वीक होती हैं। आयनिक इंटरेक्शंस होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस होंगे, वो वीक होंगे और ईजिली वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर से सेपरेट आउट हो जाता है। तो ये इसका डिफरेंस रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स, यहाँ पे पर्पल कलर में मार्क है। अगर तो ये कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स के साथ, मतलब ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर के साथ अटैच होंगी तो ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देंगे। यहाँ पे ये मेंशन है, ये देखो, ये इन्होंने इधर मार्क किया गया है, मतलब कि यहाँ पे पीछे की तरफ कोई प्रोटीन होगा और उसके साथ ही कार्बोहाइड्रेट्स अटैच हैं, तो ये ग्लाइकोप्रोटीन बना रही हैं। और यही अगर कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स के साथ, मतलब ये बाय लेयर चल रही है ना लिपिड्स की, इसमें ये येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दे आर वेरी अनडिफ्रेंशिएटेड ना, कोई और कलर से बनाना चाहिए था इनको। चलो एनी हाउ आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना इफ़ यू कैन। तो अगर ये लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट्स अपना स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको हम ग्लाइकोलिपिड्स बोलेंगे। ये देखो येलो कलर के यहाँ पे आउटर साइड पे दिखाए गए हैं, दीज आर ये ग्लाइकोलिपिड्स। ये मत सोचना कि ये जो प्रोटीन चैनल के ऊपर ग्लाइकोलिपिड बना है तो ये ब्लू वाले में से निकल रहा है, नो, इसके पीछे से निकल रहा है, यहाँ से कहीं बाई लेयर में से। तो ये जो येलो कलर के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं आपको, दीज आर ऑल ग्लाइकोलिपिड्स। तो ये था कार्बोहाइड्रेट्स के अंडर। और कार्बोहाइड्रेट्स वाले में ना, जो अभी मैंने पीछे कार्बोहाइड्रेट्स का ओलिगोसेकेराइड्स वाला ब्रांच अनब्रांच ओलिगोसेकेराइड्स वाला बताया था, वो सारा कुछ आप ऐड कर दोगे अगर आपको अकेला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्वेश्चन आएगा, माइंड यू। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन में जो मैंने आपको मेम्ब्रेन कंपोजिशन बताई, इट इज़ सिमिलर। आप दोबारा से रिवाइंड करके सुनोगे तो सिमिलर ही कंपोजिशन है लिपिड, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स की, और वही चीज़ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में रिपीट हो रही है। तो आप वो वाले पॉइंट्स इधर भी लिख सकते हो। नाउ वी विल सी सम इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर तो आपको फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आप सेम फंक्शंस लिख सकते हो। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल मेम्ब्रेन का क्वेश्चन आता है फंक्शंस के रिगार्डिंग, तो उसमें भी आप सेम फंक्शंस लिख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट फंक्शन जो रहेगा कि पर्टिकुलर एनिमल सेल को या प्लांट सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम
किसी भी तरह की कोई इंजरी हो जाती है, एक्सीडेंटल इंजरी हो जाती है, तो उससे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल को प्रोटेक्ट करके रखेगा। फर्दर प्लांट सेल्स की बात करें तो उसके पास एक सेल वॉल भी प्रेजेंट रहती है जो कि उसको एक्स्ट्रा सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देती है। देन जो भी सीलिया या फ्लैजिला है, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स, रिमेंबर स्टार्टिंग में भी हमने बोला था यूकैरियोटिक सेल्स के करेक्टरिस्टिक फीचर्स, तो वो जो अराइज होंगे इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से होंगे, सीलिया एंड फ्लैजिला। अमीबा की बात करें तो उसमें जो मूवमेंट्स के लिए सीडोपोडिया होते हैं, वो भी इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही बनते हैं। कोई भी एंडोसाइटोसिस या एक्सोसाइटोसिस होगा, एंडोसाइटोसिस दैट इज बल्क इनटेक ऑफ किसी भी तरह का मटेरियल होगा, उसका बल्क इनटेक होना, बल्क इनटेक। एंड एक्सोसाइटोसिस इज द थ्रू आउट ऑफ द वेस्ट या किसी भी तरह का एक्सक्रीटरी या सिक्रीटरी, दोनों में डिफरेंस है। एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, सिक्रीटरी किसी भी तरह की सिक्रीशंस होगी, उस मटेरियल को जब बॉडी से बाहर करना होगा थ्रू दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो थ्रू एक्सोसाइटोसिस होगा। तो ये काफ़ी 4 फंक्शंस जो मैंने बताए काफ़ी नॉर्मल से थे। अब हम जो मेजर फंक्शंस हमने लिखने हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स। उससे पहले हमने स्टार्टिंग में किया था कि ये जो मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सिलेक्टिवली परमिएबल होता है और कुछ ही सिलेक्टिव सब्सटेंसेस को अलाउ करता है अपने मेम्ब्रेन के थ्रू पास आउट होने के लिए। अब हम ट्रांसपोर्टेशन पे चलते हैं। तो जो ट्रांसपोर्टेशन है ये जर्नली बायोकेमिकल्स की होती है, बाय प्रोडक्ट्स की होती है, या मेटाबॉलिज्म के दौरान जो मेटाबोलाइट्स बनते हैं केमिकल रिएक्शंस के, मेटाबॉलिज्म यू नो ना, जो ओवरऑल केमिकल रिएक्शंस होते हैं बॉडी में उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको हम मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। तो ये सब कुछ जो भी है ट्रांसपोर्ट होना है मेम्ब्रेन के क्रॉस, चाहे वो सेल ऑर्गेनेल से बाहर साइटोप्लाज्म में आना है या फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जाना है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस होगा। एंड जनरली जो ट्रांसपोर्टेशन है वो 4 तरह का होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट मेंशन है यहाँ पे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सिम्पोर्ट, एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्ट, बल्क ट्रांसपोर्ट। लेकिन यहाँ पे जो हमने रीड करना है वो पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और कोई नहीं करना, जो मैंने बाकी 2 बताए। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट से स्टार्ट करते हैं। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? ये सब्सटेंस की मूवमेंट होती है फ्रॉम आउटर रीजन टू द इनर रीजन या फ्रॉम इनर रीजन टू द आउटर रीजन, वाइस वर्सा। दोनों साइड हो सकती है, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर हो सकती है सब्सटेंस की मूवमेंट। एंड ये जो मूवमेंट होगी बाय डायरेक्शनल होगी, दोनों डायरेक्शंस में होगी, अभी मैंने जो बोला। एंड इस मूवमेंट के लिए किसी भी तरह की कोई भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए। ये अलॉन्ग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है कि जिधर हायर कंसंट्रेशन होगी वहाँ से ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट जो है पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर ही ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन के प्रोसेसेस आते हैं। सिंपल डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस जो है ये पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आते हैं। इसकी ही 2 फॉर्म्स हैं। तो सबसे पहले हम डिफ्यूजन देखते हैं। व्हाट इज़ डिफ्यूजन? ये न्यूट्रल सॉल्यूट्स की, मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल सॉल्यूट होगा वो, उनका जो मूवमेंट होगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, वो इस सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा। और इसके पास जब डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है तो एक स्पेसिफिक चैनल्स बने होते हैं, एक्वापोरिन्स उनको बोलते हैं, जो कि वाटर का डिफ्यूजन करवाते हैं अकॉर्डिंग टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। दैट इज़ अगर वाटर ने ट्रांसपोर्टेशन करना है थ्रू दिस डिफ्यूजन तो वो एक्वापोरिन्स नाम के एक स्पेसिफिक चैनल के थ्रू करेगा। फर्दर हम ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? ये वाटर, स्पेसिफिक वाटर ही है। पहले हमने डिफ्यूजन में क्या बोला? न्यूट्रल सॉल्यूट्स। लेकिन ऑस्मोसिस क्या है? सिर्फ वाटर का ही मूवमेंट होगा फ्रॉम द रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन। दैट इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस ही ये ट्रांसपोर्टेशन होगा। और दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट विल अकर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होगा।
तो ये ऑस्मोसिस डिफ्यूजन थी जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। नेक्स्ट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, ये मूवमेंट होगी सब्सटेंसेस की अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन जिसमें कि एटीपी की रिक्वायरमेंट चाहिए। तो एटीपी के बिना एक्टिव ट्रांसपोर्ट नहीं होगा और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट चलता है। जो भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा उसके अगेंस्ट होगा हमेशा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसी वजह से हम इसको अपहिल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं एंड ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, एक ही तरफ होगा। एंड अगर एक ही तरफ है तो ये कुछ हाईली सिलेक्टिव पार्टिकल्स को ही अलाउ करेगा, सबको नहीं करेगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। जैसे कि प्रोटीन्स में हमने किया था कि कुछ हमारे पास चैनल प्रोटीन्स एंड कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि अलाउ करते हैं सिर्फ कुछ ही सब्सटेंसेस को लिपिड की बायलेयर के क्रॉस ट्रांसपोर्ट होने के लिए। तो ये वही केस है एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एंड एग्जांपल इसमें होती है सोडियम पोटेशियम पंप। So this was all about the eukaryotic cells and their cell membrane with the detailed explanation of the fluid mosaic model. If you have any query, do comment in the comment box. Do like, share and subscribe my channel. Thank you for watching.